हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इस पे कंटिन्यूअस रोज क्लासेस आती हैं जिससे आप अपनी क्लास 12th की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग कल मूल आवेश तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग आवेश के मूलभूत गुण पढ़ने वाले थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आवेश के मूलभूत गुण। इसके मूलभूत गुण हम लोग 3 टू पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है आवेशों की योज्यता, दूसरा है आवेशों का क्वांटीकरण, तीसरा आवेशों का संरक्षण। पहला क्या? आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, दूसरा है आवेशों की क्वांटीकरण। आवेशों की क्वांटीकरण और तीसरा है आवेशों की संरक्षण। ठीक है। आवेशों के 3 गुण होते हैं। पहला है आवेशों की योज्यता, दूसरा आवेशों का क्वांटीकरण, तीसरा आवेशों की संरचना। और पहला है आवेशों के क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण में क्या होता है? जितने भी कोई भी धनावेशित विभिन्न कणों पर उपस्थित होते हैं, सारे सारे आवेशों को मिलाकर जो बनाया जाता है वही आवेशों की योज्यता। मतलब जितने एक वस्तु पर जितने आवेशों उपस्थित रहेंगे उन सब का जोड़ा जाता है, उसे ही आवेशों की योज्यता कहते हैं। इसे लिखते कैसे हैं? चलिए देख लेते हैं ये भी हम। आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, किसी निकाय पर कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय पर कुल वैद्युत आवेश विभिन्न 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 कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों को, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, क्या लिखते हैं इसे? किसी निकाय पर कुल आवेश, किसी निकाय पर कुल आवेश विभिन्न कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के, विभिन्न कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों आवेशों के बीजगणितीय योग को, आवेशों के बीज गणितीय योग को आवेशों की योज्यता कहते हैं। देखो कैसे, किसी भी निकाय का मतलब कोई भी पदार्थ वस्तु हुआ, उस पर आवेशों की जितनी भी मात्रा होगी, सारी मात्रा, ये कुल आवेश है। कुल आवेश यहाँ पर कहा गया ना, कुल आवेश मतलब किसी भी आवेश, किसी भी निकाय का, किसी भी वस्तु पर जितने भी आवेश होंगे, सारे आवेशों का, और जो विभिन्न कणों पर उपस्थित होंगे,
विभिन्न कणों पर जो अलग अलग आवेशों के होंगे उनके बीजगणितीय योग के बराबर होती है, या योग को ही आवेशों की योज्यता कहते हैं। देखो कैसे, जैसे कोई वस्तु है उस पर हमारे क्यू आवेश है, तो और विभिन्न कणों पर जो आवेश है जैसे Q1 है, Q2 है, इनके प्लस रहेगा, ठीक है। Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, मतलब ऐसे जितना रहेगा उतना आपका चला जाएगा। ये हो गया हमारा पहला गुण। दूसरा गुण है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु पर आवेशों का कुल मान, किसी भी वस्तु पर आवेशों का कुल मान, मूल आवेश को, आप लोगों को हम कल पढ़ाए थे मूल आवेश, तो मूल आवेश मतलब E बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰, उसी के गुणनफल के रूप में होती है, उसी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे मिटा दे रहे हैं, अगला शुरू कर रहे हैं। क्या है दूसरा? आवेशों का क्वांटीकरण। दूसरा नंबर आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है? किसी भी वस्तु की, किसी भी निकाय का कुल आवेश और मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु पर, मान लीजिए किसी भी वस्तु पर जितना आवेश उपस्थित रहेगा वो आवेश मूल आवेश के जो मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। इसी प्रकार भाषा बनाएंगे इसके, मतलब परिभाषा इसी प्रकार बनाएंगे। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु पर आवेशों का कुल मान, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कोई भी आवेश दोस्तों हो सकता है जिस पर मतलब उस पे आवेश हो, तो मूल आवेश का पूर्ण, मान लीजिए किसी भी आवेश पर मेरा उस पे n है, कुल आवेशों का मान n है। मान लीजिए हमारा कोई भी आवेशित वस्तु है, जो कोई भी आवेशित वस्तु है उस पे हमारा आवेशों का मान n है, और n कुल मान मेरा n हो गया, और ये मूल आवेश का पूर्ण गुणा होता है, तो इसमें मूल आवेश का गुणा हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q बराबर में n। कोई भी आवेशित वस्तु हो गया, उस पर आवेशों का मान कुल n मान लिए हम, और वे मूल आवेश का, यहाँ पर ये लिखा है ना मूल आवेश, इसका ये पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश मेरा यही तो होता है, हम आप लोगों को कल बताए थे मूल आवेश यही होता है। मूल आवेश के कुल के गुणज के बराबर होता है। किसी भी आवेशित वस्तु पर जितना आवेश होगा उसके मान के मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल 1 नंबर 2 नंबर का बनता ही बनता है। ये मतलब क्वांटीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, Q बराबर में n। और फिर तीसरा क्या? आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण तो आप लोग समझते ही होंगे। आवेशों का संरक्षण जैसे आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इससे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ना ही इसे उत्पन्न किया जाए ना ही नष्ट किया जाए। जैसे ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जाए ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु के एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी प्रकार आवेश का, जिस प्रकार
ऊर्जा का संरक्षण का नियम होता है, सेम उसी प्रकार का ये आवेश का संरक्षण के नियम काम करता है। देखते हैं उसके भी क्या होता है, ये भी तीसरा भी। तीसरा क्या है, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण होता है, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक चीज किया जा सकता है, इसे इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके रूप में मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इसे स्थानांतरित किया जा सकता है बस। और इसे ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस यही परिभाषा लिख देंगे, यही इसका परिभाषा हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना कि नष्ट किया जा सकता। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या स्थानांतरित किया जा सकता है बस। ये मेरा आवेश का संरक्षण का नियम है। सेम वही ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर काम करता है। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण के नियम पे होता है, तो आपसे कोई पूछे आपके पास कितनी ऊर्जा है, तो आप नहीं बता सकते ना। आप उसे जैसे आपको मान लीजिए इसे पुश करना है, इसे पुश करने मतलब इतना न्यूटन का मैं ऊर्जा लगा रहा हूँ, मतलब इतने जूल का मैं ऊर्जा यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो इस ऊर्जा को सिर्फ इसके जो कन्वर्ट किया है, इसे मतलब पीछे ढकेलने में कन्वर्ट किया गया है, ना कि उसे बताया कि मैं इतने जूल का कार्य कर रहा हूँ। इसे सिर्फ पीछे करने एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हुआ है, ना कि इसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से आवेश के संरक्षण भी, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब आ गए हम लोग चालक, अचालक, अर्धचालक। थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, उसका एक चैप्टर अलग से है, तो वहां पर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर तो हम थोड़ा हल्का फुल्का इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये आवेशों का मूलभूत गुण खत्म हो गया है। इतना तीन था, तीनों, जिसमें से क्वांटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ लेते हैं। चालक तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें धारा आसानी से सुगमता से प्रवाहित की जाए, जिसमें आवेश आसानी से सुगमता से प्रवाहित की जा सकती है, उसे हम लोग चालक कहते हैं। वैद्युत धारा सरलता से सुगमता से प्रवाहित की जा सकती है। जैसे पानी हो गया, पानी में भी हमारा धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसे कहते हैं लाइट उतर गई, पानी में लाइट उतर गई। इसी प्रकार और सभी धातुओं में भी, लोहा में भी उतरता है,
लोहा में भी उतरता है लाइट, तो कहते हैं कि लाइट उतर रहा है लोहा में, तो इसी प्रकार उसमें भी धारा प्रवाहित हो जाती है। सोना चांदी मतलब धातुओं में भी होती है, ठीक है, इसी को ही हम लोग चालक कहते हैं। तो इसे परिभाषित किससे कैसे लिखेंगे, वह पदार्थ जिसमें धारा सुगमता या सरलता से प्रवाहित हो सकती है उसे हम लोग चालक कहते हैं। है हो जाती है उसे हम लोग चालक कहते हैं। उदाहरण में धातुएं भी लिख लेंगे, पानी भी लिख लेंगे, लोहा सोना चांदी आदि लिख लेंगे, ठीक। उदाहरण में क्या लिख लेंगे, लोहा सोना चांदी पृथ्वी मानव सब हो जाता है। लोहा तांबा चांदी, लोहा तांबा चांदी आदि। उसके जैसे तांबा चांदी पृथ्वी हो गया, पानी हो गया, मनुष्य हो गया, सब में भी ये हमारा जो धारा है सरलता से प्रवाहित हो जाती है, इसलिए इसे चालक कहते हैं। अब अचालक किसे कहते हैं, जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना हो सके उसे अर्धचालक कहते हैं, ठीक। अचालक कहते हैं, सॉरी अर्धचालक नहीं अचालक कहते हैं। अचालक अचालक ऐसे पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं है, चालक को चालक का, ठीक है। इसमें लिखेंगे सेम इसे बस यहाँ पर सरलता से प्रवाहित नहीं हो पाती है, उसे हम लोग मतलब धारा प्रवाहित होती ही नहीं है, डायरेक्ट बात यही बोल दी है। क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है। अचालक कहलाता है। इसमें उदाहरण देख ले, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लास्टिक लिख सकते हैं, रबड़ लिख सकते हैं, सूखी लकड़ी लिख सकते हैं, बस। और क्या इसमें थोड़ा बहुत लिख देंगे उदाहरण में, उतना तो आप लोग को पता ही होगा। उदाहरण क्या लिख सकते हैं उदाहरण में, प्लास्टिक, रबड़, और क्या लिख सकते हैं, लकड़ी आदि। और होता है अर्धचालक। अब अर्धचालक किसे कहते हैं,
अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता अचालक से, जिसकी चालकता चालकों से तथा अर्धचालकों चालकों से कम, जिसकी चालकता चालकों से कम, चालकता मतलब धारा प्रवाहित करने की क्षमता, जिससे की चालकता चालक से कम और अचालक से अधिक होती है, वो मेरा अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, लिख देते इसे भी। जिनमें जिसकी चालकता लिख देते, वह पदार्थ जिसकी चालकता, जिसकी चालकता चालकों से कम और अचालक से अधिक होता है। तो क्या कहलाता है मेरा, वो मेरा अर्धचालक कहलाता है। इसमें उदाहरण लिख लेंगे, सिलिकॉन लिख लेंगे, जर्मेनियम लिख लेंगे, आदि कर लेंगे उदाहरण में। क्या लिख लेंगे, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, क्या जर्मेनियम, आदि कर लेंगे। ये तो आप लोग को समझ में आया क्योंकि पिछले साइड से 11th में या फिर 10th में आप लोग एक बार ओवरऑल थोड़ा था तो उतना तो जानते ही होंगे। चालक वह पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा, जिसमें धारा यानी इलेक्ट्रॉन की प्रवाह आसानी सुगमता से बिना रुकावट के हो जाती है, वह मेरा चालक कहलाता है। जैसे कि लोहा में भी हो जाता, तांबा में भी हो जाता, चांदी में भी हो जाता आदि। 2-4 उदाहरण बहुत काफी रहते हैं। फिर उसको अचालक, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा प्लास्टिक में अगर आप धारा प्रवाहित करोगे तो नहीं, जैसे जिस प्रकार तार के ऊपर जो हम लोग को प्लास्टिक लगा नहीं तो कोटिंग हुआ नहीं रहता है, उसी प्रकार तो प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, जैसे कटे हुए तार पर हम लोग टेप मार देते हैं, जो लाइट वाला टेप आता है, तो प्लास्टिक का ही होता तो उसमें धारा नहीं प्रवाहित, वो अर्धचालक मतलब अचालक में आ जाती है। लकड़ी हो जाता, आदि हो जाता है। फिर अर्धचालक क्या कहलाता है, वह पदार्थ जिसकी चालकता चालकों से कम और अचालक से अधिक होता है। चालकता मतलब धारा प्रवाहित करने की क्षमता चालकों से कम होती है और अर्धचालक से अधिक होती है। इसमें से तो सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब थोड़ा पढ़ेंगे कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता क्या है, दो बिंदु आवेश रहेंगे, जो कि दो बिंदु आवेश रहेंगे जो स्थिर रहेंगे, दो स्थिर बिंदु रहेंगे जिन पर लगने वाला बल जो होता है दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। और जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु आवेश ये हो गया और एक बिंदु आवेश ये हो गया,
इसे मान ले रहे हैं हम Q1 और इसे मान ले रहे हैं हम Q2। ये दोनों हमारे बिंदु आवेश हो गए और इनके बीच की दूरी को हम मान ले रहे हैं r। तो इसकी जो थोड़ा बहुत हम लोग का थ्योरी बनेगा, थ्योरी पोर्शन बनेगा, दो बिंदु आवेश Q1 Q2, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के परिमाण पर दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल Q आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? खाली बस फिर इतना ही, इतने से फिर आपको बनाना है। दो बिंदु आवेशों के बीच Q1 Q2 के बीच लगने वाला जो बल और दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस थोड़ा सा ही लिखना था, थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा, मतलब आपको इसी फिगर से याद कर, रटना नहीं है आपको, रटेंगे तो याद नहीं होगा, रटना नहीं है। तो जितना बोल रहे हैं बस उसी फिगर से ही याद करें। इसमें जैसे हम लिख रहे हैं, अभी देखिएगा आप लोग, देखिए दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल लगने वाला बल F है। मान लीजिए इनके दोनों के बीच लग रहा बल F और दोनों आवेशों की परिमाण के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो मैं इसी फिगर से ही मैं इतना परिभाषा बस इतना ही आपको लिखना, तो और उसके बाद थोड़ा सा वो करना है। ठीक है, दो बिंदु आवेश, मेरा एक बिंदु आवेश से हो गया Q1, एक बिंदु आवेश से हो गया मेरा Q2। ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश है, एक Q1 है, Q2 है, और दोनों के बीच एक बल कार्य कर रहा होगा जो F बल है, एक बल कार्य कर रहा होगा, जो दोनों के बीच एक बल लग रहा होगा जो F है। और दोनों आवेशों, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी r के है उसके व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के, यहाँ पर लिखे बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे देखो जो पहला F होगा मेरा वो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2,
यहाँ पर लिखा गया है ना, लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल। तो मेरा Q1 Q2 ये दोनों आवेशों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जो बल होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा वर्ग है, दूसरा है अनुक्रमानुपाती में आर स्क्वायर। और यहाँ पर लिखा गया व्युत्क्रमानुपाती। बस एक यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, और एक यहाँ पर अनुक्रमानुपाती पर, व्युत्क्रमानुपाती पर और अनुक्रमानुपाती पर, क्योंकि दोनों आवेश जो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 इनके जो लगने वाला बल है, जो बल मेरा लग रहा है, और दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और जो दूसरा बल लग रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जब इन दोनों को हम एक में लिखेंगे, मान लीजिए हम इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसे समीकरण 2 मान ले रहे हैं, फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो मेरा एफ बराबर है, ए वाला एफ और ए वाला एफ बराबर है, तो इन दोनों को हम कर देंगे। तो एफ है अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। फिर जब हम प्रोपोर्शनल, इसे हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं, अनुक्रमानुपाती कहते हैं। जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम इधर लिख रहे हैं, जब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इसकी जगह पर एक मेरा नियतांक आता है, तो हो जाएगा एफ बराबर में के लगा देंगे, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इस के जगह हम लोग एक मान लिखते हैं, देखिए कैसे, इसकी जगह हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यही हम लोग का फार्मूला हो गया, यही हम लोग को प्रूव करना था, यही हमारा कूलॉम का नियम है। ये जो मेरा है वायु और निर्वात के लिए है, किसके लिए है, वायु या निर्वात के लिए। और जो एक फार्मूला बनता है हम लोग का एफएम मीडियम में जो आ जाता है, तो हो जाता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये जब कोई परावैद्युत पदार्थ आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग का के लग जाता है, क्या हो जाता है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर। ये परावैद्युत माध्यम के लिए होता है, किसके लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए ये होता है हमारा परावैद्युत माध्यम के लिए। ये मेरा होता है वायु निर्वात के लिए जो क्या होता है, और ये जब यहाँ पर के लगा देंगे तो परावैद्युत माध्यम के लिए जो, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है ये भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है हम लोग का, कितना होता है 9 गुणे कितना, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है, ठीक। ये हमारा कूलॉम का नियम है। यहाँ से एक बार फिर से समझा दे रहे हैं आप लोग को, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है, इस पे एक बार समझा दे रहे हैं फिर से, तो ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो हमारा कूलॉम का नियम कहता है 2 स्थिर बिंदु आवेश रहना चाहिए, तो एक स्थिर बिंदु हम लोग Q1 मान लिए, एक स्थिर बिंदु हम लोग Q2 मान लिए हैं, ये दोनों हमारा स्थिर बिंदु है। तो 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच, इन दोनों के बीच एक बल लग रहा है, इन दोनों के बीच एक F बल लग रहा है। तो कहता है 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल और दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग जब F प्रोपोर्शनल और Q1 Q2 लिखेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, और F प्रोपोर्शनल 1 में आर स्क्वायर लिखेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब हमें ये दोनों हमारा समान है, इसके इन दोनों का गुणन कर देंगे, गुणा कर देंगे,
तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो K आता है, इस K की जगह हम 1/4πε0 लिखते हैं, जो कि ये निर्वात वायु या निर्वात के लिए होता है। और फिर इसी की एप्सिलॉन जब कोई हमारा बीच में विद्युत माध्यम आ जाता है तो उसकी जगह K हो जाता है, तो इसका फार्मूला F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर हो जाए। और इसकी जो मान होती है, इसकी जो वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारा कूलम का नियम है। और आगे क्या है, हाँ अब इस के का हम लोग मान निकालें, के का एप्सिलॉन का, के का मतलब मात्रक, इस के का मात्रक ज्ञात करेंगे। फिर इस के मात्रक से हम लोग एक सब कम अब हम लोग कल करेंगे। आज इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, कहा कि जो हमें आवेश का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण बताएं, वहां से न्यूमेरिकल आता है। और इस पेपर में 1 से 2 नंबर में आप लोग को इन कूलम का नियम ही पूछ लेता है और उसमें आप लोग का एक आध न्यूमेरिकल डाल देता है। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप लोगों को इस पे कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद।